रात का सन्नाटा, जब हवाएं सिसक रही थीं और गोलकोंडा किले की दीवारें रहस्यमयी फुसफुसाहटों से गूंज रही थीं। किले के गुप्त कक्ष में मशालों की कांपती रोशनी में कुछ साइयों ने एक चमकते रत्न को थामा। यह था कोहिनूर, वह हीरा जिसकी चमक ने राजवंशों को झुकाया, साम्राज्यों को बर्बाद किया और जिसके पीछे विश्वासघात और लालच की कहानियां बुन गईं। उस रात कोहिनूर एक बार फिर अपने मालिक को बदलने वाला था। क्या यह चमकता पत्थर केवल सत्ता देता है या यह श्राप भी लाता है? यह कहानी उस हीरे की है जो भारत का गौरव और हमारी सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह हमें इतिहास के उन पन्नों की ओर ले जाता है जहां हर चमक के पीछे सत्ता की लालसा और बलिदान की कहानियां छिपी हैं। यह कहानी हर भारतीय के दिल को छूती है, क्योंकि कोहिनूर केवल एक रत्न नहीं बल्कि हमारी पहचान और गर्व का प्रतीक है। यह हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और उनकी विरासत की कीमत सिखाता है। आइए इसके रोमांचक सफर पर चलें, जहां हर चमक एक कहानी कहती है और हर कहानी इतिहास का एक अध्याय है। 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की गोलकोंडा खानों में कोहिनूर की खोज हुई। यह खान आंध्र प्रदेश के आधुनिक हैदराबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में कोल्लूर क्षेत्र में थी, जो मध्यकाल में विश्व की सबसे समृद्ध हीरा खानों में से एक थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि कोहिनूर की खोज 12वीं या 13वीं शताब्दी में हुई और इसका मूल वजन 196 कैरेट था, जो बाद में तराश कर 108 कैरेट हो गया। इसका नाम प्रकाश का पर्वत पड़ा, जो इसकी चमक और भव्यता को दर्शाता था। यह हीरा काकातिया राजवंश के राजा प्रतापरुद्र द्वितीय 1289-1323 के पास था। काकातिया साम्राज्य, जो 1163 से 1323 तक दक्षिण भारत में शक्तिशाली था, अपनी कला, वास्तुकला और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वारंगल का किला काकातिया वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण, उनकी शक्ति का प्रतीक था। प्रतापरुद्र ने कोहिनूर को अपने शाही खजाने में संजोया और कुछ स्रोतों के अनुसार इसे अपने मुकुट या शाही आभूषणों में पहना। काकातिया शासक अपनी धार्मिक भक्ति के लिए भी जाने जाते थे और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर को वारंगल के 1000 स्तंभ मंदिर या रुद्रम्मा देवी द्वारा संरक्षित मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता था। कोहिनूर के साथ एक किंवदंती थी। यह हीरा सत्ता तो देता है पर शांति छीन लेता है। यह मान्यता संभवतः हिंदू शास्त्रों से प्रेरित थी, जो कहते थे कि इतना मूल्यवान रत्न केवल देवताओं के लिए उपयुक्त है। कोहिनूर की चमक ने लालच को जन्म दिया और लालच ने युद्ध को। 1323 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने काकातिया साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में प्रतापरुद्र पराजित हुए और काकातिया साम्राज्य का पतन हो गया। कोहिनूर तुगलक के हाथों में चला गया। गयासुद्दीन ने इसे दिल्ली के शाही खजाने में रखा, लेकिन उनकी सल्तनत भी अस्थिरता से ग्रस्त थी। 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 ने शासन संभाला। मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद फैसलों, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना और तांबे के सिक्कों को लागू करना, ने सल्तनत को कमजोर किया। इस दौरान कोहिनूर का ठिकाना अस्पष्ट रहा। कुछ स्रोतों के अनुसार यह हीरा 14वीं शताब्दी में दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य 1336-1646 के पास रहा हो सकता है, जो अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। विजयनगर के शासक हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था और कोहिनूर जैसे रत्न उनके खजाने में होना असंभव नहीं था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह हीरा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी 1436-1469 या गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह 1391-1411 के पास रहा हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र उस समय समृद्ध थे। फिर भी कोहिनूर हमेशा सत्ता और लालच के केंद्र में रहा। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बीच कोहिनूर कई बार हाथ बदला। 1398 में तैमूर लंग के दिल्ली पर आक्रमण के दौरान कोहिनूर संभवतः लूट लिया गया था, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार यह फिर से दिल्ली लौट आया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को तबाह कर दिया और कोहिनूर का ठिकाना इस दौरान और अधिक रहस्यमय हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह हीरा सैयद वंश 1414-1451 या लोदी वंश 1451
1526 के पास रहा हो सकता है, लेकिन इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है। 16वीं शताब्दी में कोहिनूर निश्चित रूप से मुगल सम्राट बाबर के पास पहुंचा। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उनकी आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर का उल्लेख है, जहां उन्होंने इसे दोनों जहान की कीमत के बराबर बताया। बाबर ने इसे अपने बेटे हुमायूं को सौंपा, लेकिन हुमायूं के अस्थिर शासन 1530-1556 में यह हीरा शेर शाह सूरी के हाथों में चला गया। शेर शाह सूरी, जिन्होंने 1540-1545 तक मुगलों को पराजित किया, ने कोहिनूर को अपने खजाने में रखा। 1556 में हुमायूं ने इसे पुनः प्राप्त किया और उनके वंशज अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इसे संभाला। शाहजहां ने 1635 में इसे अपने भव्य मयूर सिंहासन में जड़ा, जिसे बनाने में 7 साल लगे और जिसकी लागत उस समय के 2 ताजमहलों के बराबर थी। यह सिंहासन सोने, हीरों और रत्नों से सजा था और कोहिनूर इसकी शोभा था। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने 1665 में मयूर सिंहासन और कोहिनूर को देखा। उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया में लिखा, यह रत्न सूरज को भी लज्जित कर देता है। टैवर्नियर ने यह भी उल्लेख किया कि कोहिनूर का वजन लगभग 280 कैरेट था, जो संभवतः अतिशयोक्ति थी। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल 1658-1707 में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब ने कोहिनूर को अपने मुकुट में जड़ा, पर उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखर गया। 1739 में फारस का क्रूर शासक नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ आया। उसने मुगल खजाने को लूटा और मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कोहिनूर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में छिपा था, जिसे नादिर शाह ने चालाकी से हासिल किया। नादिर शाह ने इस हीरे को देखकर कहा, यह तो कोहे नूर है, यहीं से इसका नाम पड़ा। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर उसके सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा। अहमद शाह ने इसे अफगानिस्तान ले जाया, जहां यह उनके वंशजों, विशेष रूप से शाह शुजा दुर्रानी के पास रहा। 1809 में शाह शुजा को सिख महाराजा रणजीत सिंह ने हराया। रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता था, ने 1813 में कोहिनूर को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने इसे अपने बाजूबंद में पहना और अपने दरबार की शान बनाया। कुछ स्रोतों के अनुसार रणजीत सिंह ने कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर पुरी में दान करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले यह पूरा नहीं हुआ। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। लाहौर संधि के तहत 13 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह को मजबूरन कोहिनूर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह दुखद क्षण था जब भारत का यह अनमोल रत्न समुद्र पार चला गया। 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा और महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया, लेकिन महारानी इसे देखकर निराश हुई। भारतीय शैली में तराशा गया यह हीरा यूरोपीय मानकों के हिसाब से कम चमकदार था। 1851 में इसे लंदन की ग्रेट प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, लेकिन दर्शकों ने इसकी चमक की आलोचना की। 1852 में डच जौहरी लेवी सिमंस ने इसे फिर से तराशा। इस प्रक्रिया में इसका वजन 108 कैरेट से घटकर 93 कैरेट हो गया, लेकिन इसकी चमक कई गुना बढ़ गई। कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया के ताज में जड़ा गया और बाद में इसे क्वीन मदर के ताज में स्थान मिला। यह आज भी लंदन के टावर में प्रदर्शित है। कोहिनूर के साथ जुड़ा श्राप आज भी कौतूहल जगाता है। काकातिया, तुगलक, खिलजी, मुगल, फारसी, सिख, हर मालिक का साम्राज्य बिखरा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह श्राप केवल मिथक है, लेकिन कोहिनूर के इतिहास में बार बार होने वाली तबाही इसे रहस्यमयी बनाती है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ने इसे वापस मांगा। 1953 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे वापस लाने की मांग की। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। 2016 में भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से औपचारिक अनुरोध किया, लेकिन ब्रिटेन ने इसे वैधानिक रूप से प्राप्त बताया। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है।
यह हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। हर भारतीय के मन में यह सवाल है, क्या कोहिनूर कभी भारत लौटेगा? यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी विरासत को संजोएं और इसके लिए आवाज उठाएं। अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताएं। अगर यह कोहिनूर की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।